नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा की, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता है, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। आपको पता है कि बिहार में अभी जो है SIR चल रहा है, जिसे हम स्पेशल इंटेंसिव और रिवीजन कर रहे हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण चल रहा है, और ये मतदाता सूची का पुनरीक्षण जो है वो पूरे देश भर में होना है। और चूंकि बिहार में इस वर्ष चुनाव है, इसीलिए बिहार से शुरुआत हुई है। अगले वर्ष 5 अन्य राज्यों में इस SIR के अभियान को चलाया जाना है, और वो 5 वैसे राज्य हैं जहां पर कि अगले वर्ष 2026 में विधानसभा का चुनाव होना है। और इन 5 राज्यों में 2 राज्य पूर्वी भारत का है, जो कि पश्चिम बंगाल और असम है। और इसी कारण से पश्चिम बंगाल और असम के मुख्यमंत्री एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप में एक तरह से व्यस्त हैं, इंडल्ज्ड हैं। और मुद्दा क्या है? मुद्दा है बांग्ला भाषा, मुद्दा है बांग्लादेशी नागरिक। ममता बनर्जी जो कुछ भी कह रही है, तो कहने का वो शब्द अलग है, भावना दूसरा है। और वही हेमंत बिश्व शर्मा ने उसको एक तरह से, उसका जिसे हम कहते हैं ना कि छिलका छील कर लोगों को दिखाना, तो वो हेमंत बिश्व शर्मा ने करारा जवाब दिया है ममता बनर्जी को। क्योंकि आपको पता है कि देश भर के अंदर, बिहार में तो SIR चल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कई अन्य राज्यों में, विशेष रूप से दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं। दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार बांग्लादेश के घुसपैठियों के खिलाफ एक अभियान चल रहा है दिल्ली में भी। और दिल्ली ही नहीं, मुंबई में भी, आप कहिए मुंबई में भी, वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर जो है वहां से निकालने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। क्योंकि अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल में होना है, और कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं, जिनका की नाम मतदाता सूची में पहले भी शामिल हो चुका है, और उसकी प्रक्रिया लगातार जारी है। आपको याद होगा, पहले ममता बनर्जी जब विपक्ष में हुआ करती थी पश्चिम बंगाल में, वहां पर बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार होती थी, तो यही ममता बनर्जी कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार पर यह आरोप लगाया करती थी कि वहां जो CPM के कैडर हैं, वो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची में शामिल करवाते हैं। ये आरोप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री लगातार CPM पर लगाया करती थी। आज वही आरोप ममता बनर्जी पर लग रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को थोड़ा ट्विस्ट किया राजनीतिक लाभ से। चूंकि पता है अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव है, तो ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा कि ये जो जिन पर खतरा है, जिनका नाम मतदाता सूची से हटाया जाना है, और जिन लोगों पर पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में और मुंबई में कार्रवाइयां हो रही है, तो उनको ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी घुसपैठिया कहने के बदले बंगाली कहा, और यही विवाद का असली वजह है। इसी पर हेमंत बिश्व शर्मा ने ममता बनर्जी पर करारा प्रहार किया है। ममता बनर्जी ने कहा था कि बंगालियों के खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है। मतलब बांग्लादेशी घुसपैठियों पर जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है देश के विभिन्न राज्यों में, और विशेष रूप से बिहार में भी जब SIR चल रहा है, तो इसमें निशाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। कहा जाता है कि 4 राज्य, जो उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए राज्य जिले हैं बिहार के, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, इनमें आधार कार्ड जितने बने हुए हैं वो आबादी की तुलना में भी अधिक है। 125 से लेकर 136% तक आधार कार्ड जो है आबादी की तुलना में वहां पर बनाए गए हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि जो ऐसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनके पास भी आधार कार्ड है, और संभावना ऐसी जताई जा रही है कि उनके नाम मतदाता सूची में भी शामिल हुए हैं। तो ऐसे लोगों को संबोधित किया जाता है बांग्लादेशी घुसपैठियों से, लेकिन ममता बनर्जी ने उनको बंगाली कहकर संबोधित किया। और यही कारण रहा कि हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि ममता बनर्जी बंगला संस्कृति को बदनाम कर रही है, बंगालियों को बदनाम कर रही है। निशाने पर बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं, न कि बंगाली है।
और यही ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति के लिए इसको ट्विस्ट कर रही है। तो आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर विश्लेषण के लिए वो मौजूद है, राजनीति के विश्लेषक श्री निशित कुमार राणा जी। निशित जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार निशित जी, आपका से पहला सवाल कि ये जो बांग्लादेश का घुसपैठ है और घुसपैठ विरोधी जिस प्रकार से आंदोलन लगातार भारतीय जनता पार्टी चलाया करती थी, अभी बिहार में बंद है बांग्लादेशी घुसपैठ विरोधी आंदोलन, चूंकि बीजेपी बिहार में सत्ता में है, लेकिन पश्चिम बंगाल में विपक्ष में है, तो बीजेपी बांग्लादेश विरोधी घुसपैठ विरोधी आंदोलन चलाती है। वैसे ही जैसे ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल में विपक्ष में थी तो बांग्लादेश घुसपैठ विरोधी आंदोलन चलाया करती थी, और उनके निशाने पर भी वही वर्ग था जो वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है, जो वर्ग आज नरेंद्र मोदी भी विगत दिनों शनिवार को पश्चिम बंगाल में थे, नरेंद्र प्रधानमंत्री भी, उन्होंने भी कहा जो भारत के नागरिक नहीं है वो भारत के मतदाता नहीं हो सकते। तो ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को निशित जी आप कैसे देखते हैं? देखिए प्रदीप जी, ये सारी कवायद जो है वो 2026 में पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर और चल रही है। ममता बनर्जी बंगाल में कई दशकों से चली आ रही कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता को उखाड़ फेंकी। उसका केवल एक वजह था कि ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता को हवा देने का काम किया। मां, माटी और मानुष, इस नारे के साथ और बंगाल की जनता को अपने एक तरह से कहें कि उनकी भावना को मोड़ने का काम किया, बंगाली अस्मिता के साथ जोड़ने का काम किया, और ममता बनर्जी ने दशकों से चली आ रही कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता को उखाड़ फेंका। अब यहां बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार पश्चिम बंगाल में अपना और स्थिति सुधारने का प्रयास कर रही है, हर संभव प्रयास कर रही है पूरी ताकत के साथ। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता के खिलाफ, चूंकि ममता बनर्जी की जो सरकार वहां चल रही है, मैं समझता हूं पूरे देश भर में सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति अगर किसी प्रदेश में है तो पश्चिम बंगाल में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनी है, तब से पश्चिम बंगाल में अपनी पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा लगा दी है। 2014 में लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अधिक सफलता तो नहीं मिली, लेकिन 2019 के चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी को वहां अच्छी सफलता मिली। और 2021 के विधानसभा चुनाव में 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में जहां भारतीय जनता पार्टी 3-4 सीट जीतती थी, 77 सीट जीती और वोट प्रतिशत 38% हो गया। तो पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत लगाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा के अनुरूप सफलता नहीं मिली। तो उसमें अब जो आगे विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो आपने जैसे एक बात कहा कि SIR को लेकर के वहां पर घेराबंदी चल रहा है। निश्चित रूप से ममता बनर्जी की बड़ी जीत का एक मुख्य कारण है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या मुसलमान और उसकी बहुत बड़ी तादाद है, और वो वहां के वोटर बने हुए, और इसके कारण सारी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से काम कर रही है, लेकिन ये SIR का जो मामला आया है, इसके कारण ममता बनर्जी खतरे में है। ममता बनर्जी एक तरह से संकट में है। वो समझ रही है कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, वहां भ्रष्टाचार निचले स्तर पर है, वहां गुंडा टैक्स वसूला जाता है, वहां महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। तो वहां की जनता
ममता बनर्जी की सरकार से खुश नहीं है, लेकिन जनता की भावना को भड़काने के लिए फिर से बंगाली अस्मिता का सवाल खड़ा करना चाहती है। और इस मामले में वो जो है, ये जो बांग्ला भाषा का सवाल है, इसको मुद्दा बना करके बंगाली भावना को एक तरह से जो है वो अपनी ओर मोड़ने का एक प्रयास है। और इस पर कुठाराघात किया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी ने। और उन्होंने बड़ा सटीक बात बोला है कि एक्चुअली क्या है कि असम और पश्चिम बंगाल दोनों का संस्कृति बहुत हद तक मिलता जुलता है। दोनों वास्तव में बहुभाषाविद क्षेत्र हैं, वहां कई भाषा के लोग रहते हैं। आप इतिहास के पन्नों में अगर झांकें तो पश्चिम बंगाल कभी बंगाल एकीकृत बंगाल जब हुआ करता था तो उस समय बंगाल राष्ट्रवाद का केंद्र था। वहां से बहुत सारे स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले महापुरुष और एक तरह से राष्ट्रीय चेतना का एक केंद्र था पश्चिम बंगाल। 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन, हाँ क्या बोला जाए प्रदीप जी? पश्चिम बंगाल क्रांति की भूमि रही है। बहुत सारे क्रांतिकारी आनंद मठ की भी जो है रचना वहीं पर की गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, अनुशीलन समिति वहीं पर अंग्रेजों के खिलाफ उसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा केंद्र था। राष्ट्रवाद का एक तरह से, हाँ, तो इतना मतलब राष्ट्रीय चेतना का इतना बड़ा केंद्र राष्ट्रवाद का एक तरह से पश्चिम बंगाल गढ़ था, एकीकृत बंगाल। लेकिन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने जब फूट डालो राज करो की नीति के तहत और बंगाल का विभाजन किया था, आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, वहां उसके विभाजन में भी ये भाषा का सवाल उठा था। और एक तरह से वहीं से पश्चिम बंगाल में विभाजनकारी शक्तियां सर उठाने लगी थी। आज ममता बनर्जी ने एक तरह से बंगाल में विभाजनकारी शक्तियों का एक तरह से नेतृत्व करने का काम कर रही है, विदेशी घुसपैठियों को शरण देने का काम कर रही है, इसलिए कि वो उसी वोट पर जीत कर जाती है। और अभी जो SIR चल रहा है, मतदाता का गहन पुनरीक्षण, और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का नंबर है, और उसको मालूम है कि जब विदेशी नागरिकों को मत देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, जब फर्जी वोटर रुक जाएगा, जब वोटों का डुप्लीकेशन बंद हो जाएगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां की जनता खड़ी हो जाएगी। और इसलिए बांग्ला भाषा का सवाल उठा करके ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता को जो है जगाने का काम कर रही है। फिर से वो जो है बंगाल में ऐसी शक्तियों को हवा देने का काम कर रही है जो देश के विभाजन और उस कार्य में लगे हुए हैं। विभाजन का भी दंश 1947 में भी, निशित जी, 1947 में भी जो विभाजन से जनित हिंसा हुई थी उसका भी केंद्र जो है वो तो बंगाल बहुत बड़ा केंद्र रहा। जितनी ज्यादा लोग मारे गए वहां, जितनी महिलाओं की अस्मतें लूटी गई, वो तो पश्चिम बंगाल उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रहा है। पश्चिम बंगाल और पंजाब दो ऐसे राज्य थे जहां पर की एक तरह से सांप्रदायिक हिंसा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। तो उसमें दो राज्य सबसे बड़ी भूमिका रही, पंजाब की और बंगाल की। कोलकाता भी एक नोआखाली का दंगा जो है वो बहुत मशहूर दंगा है। ठीक है, इस तरह से सोहरावर्दी वहीं के रहने वाले थे। तो इस प्रकार से कई ऐसी घटनाओं का तांता लगा रहता है, बंगाल के इतिहास से जुड़ा हुआ है। और उसी क्रम में हेमंत बिश्व शर्मा ने यह भी आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की नीतियों के कारण जिस तेजी से घुसपैठ हुआ है, उस तेजी से खतरा एक तरह से मंडरा रहा है पश्चिम बंगाल में कि हिंदू अब अल्पसंख्यक ना हो जाए कहीं। यह भी एक बहुत बड़ा खतरा जो है मंडरा रहा है पश्चिम बंगाल पर। क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से प्रदीप जी, सबसे बड़ा खतरा यही है। जिस प्रकार से आज जम्मू कश्मीर में इतने वर्षों से वहां पर और जो है उग्रवाद का संकट बना हुआ है, और वहां इतना जो है विभाजनकारी शक्तियां समय समय पर सर उठाती हैं। आज वहां पर 370 धारा समाप्त होने के बाद और वहां पर धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल भी एक तरह से उग्रवादियों का केंद्र बनने जा रहा है, विभाजनकारी शक्तियों का केंद्र बनने जा रहा है।
और इसको समय रहते अगर रोका नहीं गया तो शायद देश के लिए बड़ा एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। तो इसमें एसआईआर जो चल रहा है एक्चुअली ममता बनर्जी के घबराने का और उसके उत्तेजित होने का एकमात्र कारण है कि वो जान रही है कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट देने से वंचित कर दिया जाएगा तो उसकी सरकार गिर जाएगी। वहां की सरकार की स्थिति इतनी मतलब भयावह स्थिति बंगाल में बनी हुई है, महिलाओं का अस्मत सुरक्षित नहीं है, वहां पर जो है गुंडा टैक्स लिया जाता है, वहां पर जो है भ्रष्टाचार निचले स्तर पर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी शिक्षक घोटाला में बहुत बड़ा झटका देने का काम किया है ममता बनर्जी सरकार को, लेकिन ममता बनर्जी मानने को तैयार नहीं है। वो फिर से बंगाल में बंगाली और पश्चिम बंगाल में बंगाली अस्मिता, अभी महाराष्ट्र में भाषा का विवाद अभी शांत नहीं हुआ है कि एक दूसरे प्रदेश में बांग्ला भाषा को और आगे करके वो एक तरह से आगे 2026 के चुनावी रणनीति में लगी हुई है। उससे भी बड़ी बात क्या है निशित जी कि देखिए अभी जैसे मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ, ठीक है, विगत दिनों 3 महीना पहले मुर्शिदाबाद की जो स्थिति रही वहां पर पुलिस प्रशासन वैसे ही लाचार था जैसे जो स्थिति आज से 30-35 वर्ष पहले कश्मीर में दिखा करती थी, विगत दिनों भी दिखा करता था। लेकिन शुरुआत जो 90 के दशक में जो कश्मीर की स्थिति रही, और एक दोनों में समानता क्या है कि कश्मीर भी सीमावर्ती राज्य है और पश्चिम बंगाल भी सीमावर्ती राज्य है, बांग्लादेश से सीमा सटता है पश्चिम बंगाल का। और उसमें भी वर्तमान परिस्थिति ऐसी है जहां की बांग्लादेश में भारत विरोधी सरकार है। मोहम्मद यूनुस जब से वहां, चूंकि जो वहां शेख हसीना की सर को अपदस्थ किया गया, वहां से देश छोड़ने पर मजबूर किया गया, और उसके बाद जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस की सरकार है वहां पर आर्मी के साथ जिस प्रकार का तनाव का माहौल चल रहा है मोहम्मद यूनुस के साथ, उसमें कभी भी पश्चिम बंगाल एक ऐसा भारत का के लिए कह सकते हैं माने देश के लिए एक संकट वाला ग्रस्त क्षेत्र बन जा सकता है जिसकी कल्पना शायद हम लोगों ने नहीं किया है। और जबकि उस स्थिति में जब वहां की राज्य सरकार ही इस खतरे को नहीं भाप पा रही है या फिर खतरे से आंख मूंदे हुए है, तब तो और चिंताजनक परिस्थिति है। ये परिस्थिति तो बहुत भयावह स्थिति है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की वर्तमान परिस्थिति को हम केवल चुनाव से जोड़कर देखते हैं अगर, तब तो हम अन्याय करेंगे कहीं ना कहीं और नजरअंदाज करेंगे जो भयावह परिस्थिति है उसका। प्रदीप जी, घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाए तो इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है देश के लिए? देश की एकता और अखंडता के लिए बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमान नासूर बनता जा रहा है, और इसको अगर समय रहते नहीं रोका गया तो देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। और एसआईआर से घबराने की जरूरत क्या है? एसआईआर जो है एक तरह से विदेशी नागरिकों को वोट देने से वंचित करेगा। आखिर देश के जो नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, विदेशी नागरिक वोट क्यों देंगे? बाहर से लोग आते हैं, राशन कार्ड बना लेते हैं, आधार कार्ड बना लेते हैं, वोटर कार्ड बना लेते हैं, वहां के स्थानीय नेता इसमें संलिप्त हैं। भ्रष्टाचार एकदम से अभी पश्चिम बंगाल में चरम सीमा पर है। वहां के जो भी टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, अगर भ्रष्टाचार रोक दिया जाए, अगर घोटाला बंद कर दिया जाए, अगर योजना सरकारी योजनाओं में जो पैसे का बंदरबाट बंद हो जाए तो तृणमूल सरकार तुरंत गिर जाए, ये स्थिति है। तो वहां की स्थिति बड़ा भयावह है, और केवल अपनी सत्ता को बचाने के लिए, केवल कुर्सी पर बने रहने के लिए ममता बनर्जी का ये षड्यंत्र है, और वो बंगाली अस्मिता को जगा करके। आप बताइए कि बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज देने का श्रेय किसको है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्ला भाषा को और क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया, तो बांग्ला भाषा के साथ कहाँ छेड़छाड़ होने की बात है? वो ममता बनर्जी एक तरह से आगे 2026 के चुनाव को देखते हुए और ये सारा जो है भावना के साथ, वहां की जनता के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो सवाल उठाया है वो बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि आखिर विरोध तो जो बाहर के घुसपैठिए हैं उसका हो रहा है, बांग्ला भाषा का कहां सवाल उठता है?
चलिए निश्चित जी, और एक और बयान जो है वहां के जो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, ठीक है, असम विधानसभा के जो नुमल मोमीन, ठीक है, उन्होंने तो ममता बनर्जी को आधा हिंदू करार दिया है। ठीक है, चलिए ये सब तो राजनीतिक बयानबाजियां चलती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अब तक सफल क्यों नहीं हुई, इसका जवाब सबसे महत्वपूर्ण है कि चूंकि अगर देखा जाए तो जो असम है, असम ज्यादा मुश्किल राज्य था भारतीय जनता पार्टी के लिए, ठीक है, लेकिन असम में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है। वहां लगातार 2 टर्म से बीजेपी की सरकार है। पहले सर्बानंद सोनोवाल 5 साल मुख्यमंत्री रहते हैं, फिर हेमंत बिस्व शर्मा अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, और दोनों सरकारें बहुमत से बनती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार नहीं बना पाती, चुनाव नहीं जीत पाती है? देखिए प्रदीप जी, ममता बनर्जी का जो इतिहास रहा है वो लड़ाकू नेता के रूप में जानी जाती है। उनको अग्नि कन्या कहा जाता था और उन्होंने बंगाल की जनता की भावना को भड़का करके और वहां पर सत्ता पर काबिज की है। और वहां के टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो सारे सरकारी योजनाओं के जो भी पैसे जाते हैं उसका बंदरबाट चल रहा है और भ्रष्टाचार एकदम निचले स्तर पर है। तो वहां की महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, महिला सुरक्षा की समस्या बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, वहां बंगाली युवकों का पलायन हो रहा है, वहां इतना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति है कि कोई निवेश करने के लिए तैयार नहीं है, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। इतना कुछ होने के बावजूद, लगातार प्रयास करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अधिक सफलता नहीं मिल पाई। पिछले विधानसभा चुनाव में भी सीट की संख्या बढ़ी, लेकिन जितनी सफलता पिछले लोकसभा चुनाव में मिलना चाहिए था नहीं मिला। आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसका एकमात्र कारण है कि वहां के बहुत सारे लाखों की संख्या में विदेशी नागरिक वोटर बने हुए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए वोटर बने हुए हैं, और अभी जो गहन पुनरीक्षण मतदान ये मतदाता का चल रहा है, इससे घबराई हुई है ममता बनर्जी, और इसीलिए वो फिर से वहां की जनता की भावनाओं को भड़का करके एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहती है। आप देखिएगा बिहार के बाद जैसे ही पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम शुरू होगा, फिर से विद्रोह होगा, फिर से षड्यंत्र होगा, फिर से आंदोलन होगा, और उसको बड़ा मुश्किल से संभालने की जरूरत होगी। ये बात सही है आपका, ठीक है, लेकिन मैं जो सवाल था मेरा उसका जवाब नहीं आ पाया, ठीक है, उसका मिलनी है क्या? देखिए, असम में भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार का नेतृत्व मिला हेमंत बिस्व शर्मा के बीजेपी में आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने असम में कांग्रेस को सत्ताच्युत करने में सफलता मिली भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को वैसा कोई नेतृत्व, जो आपने कहा ना कि अग्नि कन्या है ममता बनर्जी, अग्नि कन्या के रूप में उनकी छवि रही है, तो अग्नि कन्या से मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी कोई फायर ब्रांड हेमंत बिस्व शर्मा की तरह का ही नेता नेतृत्व चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में, जो अब तक दुर्भाग्य से नहीं मिल पाया है। वैसे हेमंत बिस्व शर्मा का भी इतिहास कांग्रेस से जुड़ा हुआ रहा है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में भी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, वो भी टीएमसी से आए हुए हैं। तो दल बदल करके आए हुए लोगों के हाथ में तो दोनों राज्य में नेतृत्व है, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में जो है वो उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, या कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको एकोमोडेट कर लिया है, वैचारिक रूप से भी, सैद्धांतिक रूप से भी, रणनीतिक रूप से भी। लेकिन वैसा कोई चेहरा जो है पश्चिम बंगाल में शायद अभी तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है, और लगता है कि जब तक ये कोई ऐसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी को जो ममता बनर्जी से मुकाबला कर सके पश्चिम बंगाल में, जब तक नहीं मिलता है तब तक पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होना मुश्किल है। वैसे भी पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है कि वामपंथी दल भी वहां लगभग 30 वर्षों तक शासन करने के बाद ही पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी लगातार लड़ती रही, वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के खिलाफ, ज्योति बसु हो, बुद्धदेव भट्टाचार्य हो, सबके खिलाफ लड़ती रही। 1984 से ही ममता बनर्जी ने लड़ना शुरू किया था, और उसके बाद जो है
2011 में सफलता मिली थी ममता बनर्जी को, 84, 16, 11, 27 साल के बाद। ठीक है, तो इसीलिए अभी तो ममता बनर्जी का 15 साल ही पूरा हुआ है। क्या क्या लग रहा है निशित जी की अगला 1 साल एक टर्म फिर मिलने वाला है क्या ममता बनर्जी को? देखिए प्रदीप जी, आपका कहना अपने जगह सही है। नेतृत्व ये एक बहुत बड़ा विषय है। नेतृत्व जो होना चाहिए उस तरह का कोई चेहरा सामने नहीं दिख रहा। लेकिन नेतृत्व केवल नेतृत्व की बात नहीं, दिल्ली विधानसभा का चुनाव किसके चेहरे पे लड़ा गया? वहां मुख्यमंत्री उस तरह का नेतृत्व तो नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की सत्ता को उखाड़ फेंका कि नहीं? आखिर ममता बनर्जी इतना बेचैन क्यों है? ममता बनर्जी इतना घबराई हुई क्यों है? ममता बनर्जी इतना परेशान क्यों है? अगर विदेशी घुसपैठिए को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाए तो बिना चेहरे के भी भारतीय जनता पार्टी, नेतृत्व का अभाव नहीं है। ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व नहीं है, नेता नहीं है। बहुत सारे वहां के जुझारू नेता हैं, संघर्षशील नेता हैं, जनता में उनकी अच्छी छवि है। लेकिन अगर केवल सही ढंग से वोटर लिस्ट तैयार हो जाए, उसका पुनरीक्षण का कार्य हो जाए, विदेशी घुसपैठिए को बाहर कर दिया जाए मतदाता लिस्ट से, तो निश्चित रूप से वहां की सत्ता उखाड़ फेंकेगी भारतीय जनता पार्टी। और ममता बनर्जी के बेचैनी का, घबराहट का यही कारण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निशित जी। आज इस मुद्दे पर हम लोगों ने एक सार्थक जो है बहस किया और निकल कर यही आता है कि कम से कम राष्ट्र हित में, जो राष्ट्र हित से जुड़े हुए मुद्दे हो उस पर दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी के लिए भी ये देश सबसे पहले है, राज्य हित, देश हित सबसे पहला होना चाहिए। चुनाव जीतना हारना, ठीक है, ये सेकेंडरी होता है। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि जब भारत ही नहीं बचेगा तो फिर हम और आप कौन सत्ता में है, कौन विपक्ष में है, उसका कोई महत्व नहीं रखता। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। निशित जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।